स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह मेथड होता है जिसमें ना तो गैमेट फॉर्मेशन होता है और ना ही उनके बीच में फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेटिक फॉर्मेशन एंड दियर फ्यूजन। लेकिन ध्यान रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन एक बार हो सकता है। पार्थेनोजेनेसिस का केस हम पढ़ेंगे जिसमें गैमेट तो फॉर्म हो जाते हैं लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। यानी अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है और उसमें दोनों ऑप्शन हो गैमेटिक फॉर्मेशन और गैमेटिक फ्यूजन, तो आप इसमें गैमेटिक फ्यूजन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कभी कभी गैमेटिक फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में एक विशेष प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन के गैमेट बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन हो जाता है और वो सीड जर्मिनेट होकर नया पौधा बना लेता है। तो यहाँ हो जनन तो हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं हुआ। तो ध्यान रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बार गैमेटिक फॉर्मेशन हो सकता है बट दिस इज अ रेयर, ये बहुत ही रेयर है, लेकिन गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानते हैं। इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। यानी यहाँ पर केवल एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। दूसरा पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फॉर्मेशन और गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता, बट ध्यान रखिएगा कभी कभी हो जाता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस होता है, मेयोसिस नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट हम यहीं से लेते हैं कि मेयोसिस न होने के कारण जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होती है, बिल्कुल उनके समान होती हैं। और जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्लोन। बट सिंगल इंडिविजुअल समूह को कहेंगे क्लोन, लेकिन अब किसी एक का अगर इसमें सदस्य की बात करें तो उसे कहते हैं रेमेट। नेक्स्ट है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी बहुत ही कम समय में अत्यधिक संतानें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोटिस्टन्स में हो सकता है, मोनेरन्स में हो सकता है, और जो सिंपलर प्लांट्स हैं जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, या जो सिंपलर एनिमल्स हैं जैसे कि पॉरीफेरन्स हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, कुछ मेंबर यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थीज के भी हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो या तो होल पेरेंट बॉडी होगी, जो जनक होगा उसका पूरा शरीर। जैसे अगर अमीबा की बात करें, इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाइनरी फिशन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसमें अमीबा का पूरा शरीर ही एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है, या फिर उसका एक पार्ट, पेरेंटल बॉडी का एक पार्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह कार्य करता है। तो ये तो हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ एडवांटेज के बारे में जानते हैं। पहला एडवांटेज यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, यहाँ पर किसी भी दूसरे सेक्सुअल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तेजी से ऑफस्प्रिंग्स की संख्या बढ़ती है। दिस इज द रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनको पेरेंटल इन्वायरमेंट में, पेरेंट्स जिस इन्वायरमेंट में रह रहे थे उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने में सरलता होती है, क्योंकि पेरेंट्स तो उसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होंगे जो उनके लिए फेवरेबल होगा, और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी हैं, तो उन्हें अडॉप्टेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत कम होता है क्योंकि गैमेटिक फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये तो हो गई इसकी एडवांटेज। एडवांटेज के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ती है तो वहाँ आपके जो बेसिक नीड्स होते हैं, लाइट, फूड, शेल्टर, हैबिटेट, ये सब लिमिटेड हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, इस ओवर क्राउडिंग के कारण इन ऑफ स्प्रिंग्स में कंपटीशन होता है और एक ही स्पीसीज के मेंबर्स हैं ये, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है जो कि बहुत घातक होता है और इनके नष्ट होने का कारण बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है वो है इनमें कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब वेरिएशन नहीं उत्पन्न होता है तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कोई भी इसका रोल नहीं होता। नेक्स्ट है कि अगर जो इन्वायरमेंट है वो चेंजिंग है, बदलता हुआ, तो इन्वायरमेंट तो बदल रहा है लेकिन ये तो बिल्कुल इनमें पेरेंट्स की कॉपी है, इनमें तो कोई वेरिएशन आया ही नहीं। तो ऐसे चेंजिंग इन्वायरमेंट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होने वाली ऑफ स्प्रिंग्स को अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गई। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। पार्ट 1 में आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया था, उस फ्लो चार्ट में अलग अलग टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। अब उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और जो पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फिशन। फिशन की अगर हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसे विखंडन। इसमें जो पेरेंटल बॉडी होती है वो विखंडित हो जाती है, यानी वो टूट जाती है। अब ये कितने पार्ट्स में टूटती है? अगर पेरेंटल बॉडी केवल 2 पार्ट्स में टूटती है तब इसे कहते हैं बाइनरी फिशन, और अगर अनेक पार्ट्स में टूटती है तब इसे कहते हैं हम मल्टीपल फिशन। पहले पढ़ते हैं हम इसमें बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में पेरेंटल बॉडी जो होती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो पेरेंटल बॉडी जो होती है वो लगभग 2 समान साइज की सेल्स में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक सेल एक नए जीव में विकसित हो जाती है। अब यहाँ पर जब बाइनरी फिशन होता है तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के प्लेन के आधार पर कि साइटोकाइनेसिस का प्लेन कौन सा है, इस आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बाइनरी फिशन है ये 3 टाइप का होता है: इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिशन के बारे में। इर्रेगुलर बाइनरी फिशन में जो साइटोकाइनेसिस का प्लेन होता है वो फिक्स नहीं होता। वो जो ऑर्गेनिज्म जिसमें इरेगुलर बाइनरी फिशन हो रहा है उसमें किसी भी प्लेन से हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्लेन कैरियोकाइनेसिस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि इस अमीबा की बात करें, इस अमीबा का खुद का ही कोई प्लेन एक्स नहीं है, कोई इसकी एक्सिस नहीं है, कहाँ लॉन्ग एक्सिस है, कहाँ इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो यहाँ पर इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है जिसमें कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद न्यूक्लियस के डिवीज़न के परपेंडिकुलर साइटोकाइनेसिस हो जाता है और बन जाती हैं 2 डॉटर सेल्स, और ये दोनों डॉटर सेल्स अलग अलग डॉटर अमीबी की तरह कार्य करने लगती हैं। दूसरा केस है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में साइटोकाइनेसिस लॉन्ग एक्सिस, ऑर्गेनिज्म की लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि पैरामीशियम में अगर देखें इसका तो जो लॉन्ग एक्सिस है वो इस तरह से है, ये है इसकी लॉन्ग एक्सिस, और यहाँ पर जो ट्रांसफर डिवीज़न है इसमें लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। अगर बाइनरी फिशन ऑर्गेनिज्म की लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है यानी साइटोकाइनेसिस परपेंडिकुलर हो रही है तब इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में जो साइटोकाइनेसिस का प्लेन है वो ऑर्गेनिज्म की लॉन्ग एक्सिस, ये लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कि यूग्लिना में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन नहीं होता, यूग्लिना में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है।
तो ये 3 टाइप का हो गया यहाँ पर बाइनरी फिशन। एक स्पेशल बाइनरी फिशन और होता है पेलोमिक्सा और ओपेलिना में। पेलोमिक्सा की अगर हम बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेलुलर मास होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह से ये इरेगुलरली और इसमें अनेक न्यूक्लियाई हुए। इसकी ये जो गोल गोल मैंने रेड कलर के बनाए हैं ये तो हो गए इसके न्यूक्लियाई, सिंगुलर में बोलते हैं न्यूक्लियस और प्लूरल में हो जाएंगे न्यूक्लियाई। और आसपास क्या भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म। सबसे पहले इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, ये बीच में से कंस्ट्रिक्ट होगा। जब ये बीच में से कंस्ट्रिक्ट होगा तो 2 इरेगुलर शेप के मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बन जाएंगे और इनमें होंगे अनेक न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बने, और ध्यान रखना 2 ही पार्ट में डिवाइड हुआ तो है तो ये बाइनरी फिशन, बट यहाँ पर पहले साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, इसके बाद इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ जाएगी। जो नॉर्मल बाइनरी फिशन होता है उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ ओपेलिना और ये पेलोमिक्सा इसमें पहले साइटोकाइनेसिस हुई है बाद में कैरियोकाइनेसिस हुई है। इस प्रकार का जो बाइनरी फिशन है इसे कहा जाता है प्लाज्मोटॉमी। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन में पेरेंटल बॉडी 2 से ज़्यादा सेल्स में टूट जाती है, 2 से ज़्यादा सेल्स बन जाती है। ये प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया पैरासाइट और अमीबा दोनों में होता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर आएगा वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अमीबा में अभी पढ़ते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तब अमीबा जो होता है वो अपने स्यूडोपोडिया को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। स्यूडोपोडिया अमीबा में जो शेप होती है इस तरह से, ये जो उठे हुए भाग होते हैं यही कहलाते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो होते हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं और अमीबा की शेप कुछ स्फेरिकल हो जाती है। इसके बाद ये अपने चारों ओर 3 लेयर्ड काइटिनस सिस्ट का श्रावण करता है। सिस्ट को सेक्रीट करेगा जो कि प्रोटेक्टिव वॉल होती है। अमीबा का न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां लौटती हैं तब तक प्रत्येक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर एक स्पोर बना लेता है, एक बीजाणु बना लेता है। ये बीजाणु सिस्ट के बस्ट होने पर फ्री हो जाते हैं। ये फ्री होने वाले जो बीजाणु हैं ये कहलाते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स और प्रत्येक स्यूडोपोडियोस्पोर एक अमीबा की तरह कार्य करने लगता है। तो मल्टीपल फिशन में सिंगल पेरेंट से अनेक ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होती हैं और बाइनरी फिशन जो कि फेवरेबल कंडीशंस में होता है इसमें सिंगल पेरेंट से केवल 2 ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न होती हैं। बाइनरी फिशन के बाद अब हम बात करते हैं बडिंग की। बड एक आउटग्रोथ के रूप में विकसित होती है जो पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नए जीव में विकसित हो जाती है। ये बड जो है ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल बडिंग साइफा और हाइड्रा में होती है जिसमें बॉडी की बाहरी सरफेस की ओर एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है जो लगातार बड़ी होती चली जाती है और फाइनली पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर एक अलग जीव में विकसित हो जाती है। इंटरनल बडिंग में बॉडी के भीतर की तरफ इंटरनल बड्स बनती हैं जिन्हें जेम्यूल्स कहते हैं। इनका निर्माण स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पंज है उसमें होता है। जेम्यूल काइटिनस कवरिंग से घिरी रचना होती है जिसमें मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जेम्यूल माइक्रोपाइल से बाहर खुलता है। जेम्यूल की जो सेंट्रल कैविटी होती है इसमें टोटीपोटेंट आर्कियोसाइट्स भरी रहती हैं। टोटीपोटेंट सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनमें किसी भी अन्य प्रकार की सेल्स में विभेदित होने की क्षमता यानी डिफ्रेंशिएट होने की क्षमता पाई जाती है और टोटीपोटेंट सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। जब अनडिफ्रेंशिएटेड होंगी तभी तो ना किसी दूसरे में डिफ्रेंशिएट हो पाएंगी। तो जो जेम्यूल में टोटीपोटेंट सेल्स भरी रहती हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है आर्कियोसाइट्स। फेवरेबल कंडीशंस लौटने पर ये आर्कियोसाइट्स माइक्रोपाइल से मुक्त हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं और फ्री होकर नए स्पंज का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि
कि जेम्यूल्स जो होते हैं ये पेरिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों से, अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं उनसे इस जीव की स्पीसीज को बचाने में सहायता करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं उसमें। इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है वो एक्सीडेंटली, जैसे कि स्पाइरोगायरा की बात करें जो कि पानी में है, ये एक्सीडेंटली कोई वाटर करंट के कारण या किसी अन्य इंजरी के कारण इसकी बॉडी जो है, यानी बॉडी यानी फिलामेंट है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं और प्रत्येक फ्रैगमेंट एक अलग स्पाइरोगायरा फिलामेंट बना लेता है। तो ये तो हो गया फ्रैगमेंटेशन। अब हम पढ़ते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में जो एनिमल होते हैं उनका शरीर अनेक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका जो प्रत्येक पार्ट है वो लॉस्ट पार्ट्स को रीजनरेट करता है। इसको प्लेनेरिया से समझिए। प्लेनेरिया में जो इसका देखिए, इसके 3 पार्ट हो गए हैं, हेड रीजन, मिडिल रीजन एंड कॉर्डल रीजन। जो इसका हेड रीजन है वो मिडिल और कॉर्डल रीजन को रीजनरेट करता है, और जो मिडिल रीजन है ये हेड और कॉर्डल रीजन को रीजनरेट करता है, जबकि जो कॉर्डल रीजन अलग हुआ है वो मिडिल रीजन और हेड रीजन को रीजनरेट करता है। इस तरह से यहाँ पर जो एनिमल बॉडी का कट पार्ट है, कटा हुआ भाग, उस कटे हुए भाग से कंप्लीट एनिमल का डेवलपमेंट हो जाता है। सेम इसी तरह से हाइड्रा में भी होता है कि हाइड्रा में जितने टुकड़े हो जाएं उसका प्रत्येक टुकड़ा अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। स्टारफिश, एस्टेरियस, स्टारफिश में 5 आर्म्स होती हैं। इसकी आर्म अगर किसी कारणवश टूट जाते तो वहाँ पर एक नई आर्म डेवलप हो जाती है। ये भी है रीजनरेशन, बट यहाँ पर रीजनरेशन ने रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं की, क्योंकि स्टारफिश एक थी, एक ही रही। लेकिन अगर स्टारफिश में जो सेंट्रल डिस्क होती है, अगर जो आर्म अलग हो रही है उसमें सेंट्रल डिस्क का भी थोड़ा सा पार्ट चला जाए तो ऐसी टूटी हुई आर्म से एक नई स्टारफिश डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर रीजनरेशन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प की। तो यानी रीजनरेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये डैमेज्ड पार्ट जो होते हैं उनको पुनः बनाने में, उनको रीजनरेट करने में भी हेल्प करता है। रीजनरेशन के बाद अब हम पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर स्पेशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। ये स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जो एक्वेटिक मीडियम में ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे एल्गी, इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेट होते हैं। ये जो स्पोर्स बाईफ्लैजिलेट हो सकते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, या क्वाड्रीफ्लैजिलेट हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, या फिर ये मल्टीफ्लैजिलेट हो सकते हैं ओडोगोनियम। सामान्यतः जो जू स्पोर्स होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन जो वाउचेरिया होता है, ये वाउचेरिया का जू स्पोर्स मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लैजिलेट होता है, जिसे सिंजू स्पोर्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंजू स्पोर्ट्स आर फाउंड इन वाउचेरिया। फंजाई का एक क्लास है, क्लास फाइकोमाइसीड्स। इस क्लास के मेंबर्स को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। इनको एल्गल फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जू स्पोर्स बनते हैं एल्गी की तरह। तो ध्यान रखिए, फंजाई का एक क्लास है, क्लास फाइकोमाइसीड्स। इसका एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एल्ब्यूगो। इसमें मोटाइल जू स्पोर्स बनते हैं। जो अदर फंजाई होते हैं जैसे पेनिसिलियम या फाइटोप्थोरा या एस्परजिलस, इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जिन्हें कहते हैं कोनिडिया। जैसे ये एक एस्परजिलस का हाइफा है। एस्परजिलस, चाहे एस्परजिलस हो कोई भी फंजाई हो, उसका जो वेजिटेटिव बॉडी होती है वो कहलाती है माइसीलियम, और माइसीलियम अनेक हाइफी यानी कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। इसमें जो हाइफा है, हाइफा से एक इरेक्ट ब्रांच निकल रही है जिसे कोनिडियोफोर कहा है, और कोनिडियोफोर जिस सेल से निकल रहा है वो सेल कहलाती है फूट सेल। कोनिडियोफोर सिरे पर फूलकर थोड़ा गोल हो जाता है जिसे वेसिकल कहते हैं, और इस वेसिकल से अनेक
इलोंगेटेड सेल्स डेवलप होती हैं जिन्हें स्टेरिगमेटा कहते हैं। प्रत्येक स्टेरिगमेटा से एक्सोजिनसली यानी बाहर की ओर चेन की फॉर्म में स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिन्हें कहते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया डिस्पर्स होते हैं, चेन से अलग होते हैं और अलग होकर सूटेबल मीडियम पर पहुंचकर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना लेते हैं। सामान्यतः जो एस्परजिलस और पेनिसिलियम है, इनमें जो कोनिडिया डेवलप होती हैं ये चेन्स की फॉर्म में होती हैं, लेकिन फाइटोप्थोरा जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक डिसीज उत्पन्न करता है, इसमें सिंगली यानी एकल रूप में अकेली अकेली कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। कोनिडिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस में यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ कवकों में जैसे सर्कोस्पोरा और अल्टरनेरिया, इनमें जो कोनिडिया होती हैं ये मल्टी सेलुलर होती हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं, आप क्लियर हो गया कि स्पोर्स मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह हो सकते हैं। जो एक्वेटिक मीडियम में स्पोर्स बनते हैं वो सामान्यतः मोटाइल होते हैं और जो टेरेस्ट्रियल मीडियम में होते हैं वो सामान्यतः नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप पढ़ते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और हिंदी में इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन, काया से जनन, काया यानी शरीर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सामान्यतः प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें प्लांट का कोई जो सोमैटिक पार्ट है, रूट, स्टेम या लीव्स, इनसे ही नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रूट्स द्वारा, कुछ एग्जाम्पल्स केवल ध्यान रखिए आप। रूट द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, डहेलिया, शीशम, गुआवा, मुरैया, इन प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उसमें स्पेशल ट्यूबरस गांठों वाली, ट्यूबर जैसी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स यानी अपस्थानिक जड़ें। जरा देखिए, जो सीड्स में मूलांकुर होता है रेडिकल, रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है वो तो होती है टैप रूट। इसके अलावा किसी भी जगह से कोई रूट डेवलप होती है तब वो कहलाती है अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट। अपस्थानिक, किसी अन्य स्थान से डेवलप होने वाली रूट। ये जो ट्यूबरस रूट होती हैं, यही ट्यूबरस रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। कुछ पौधों में स्टेम से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि पोटैटो, सुगर कैन, रोज, जिंजर, कोलोकेशिया यानी अरबी। इनमें जो स्टेम होता है, स्टेम पर जो नोड्स होती हैं, स्टेम का बेसिक कैरेक्टर है नोड और इंटरनोड की उपस्थिति। समझिए, गन्ने में जो गांठें होती हैं, ये गांठें होती हैं नोड्स, और गांठों के बीच का स्थान जो होता है वो होता है इंटरनोड। तो नोड्स पर बड्स डेवलप होती हैं और इन्हीं बड से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तीसरा केस है इसी में कि लीव्स द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ब्रायोफिल्लम, जिसे अजूबा कहते हैं, ब्रायोफिल्लम के अलावा बिगोनिया, स्ट्रेप्टोकार्पस, इनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, मासल होती हैं, और लीव्स के प्रत्येक इंसिशन से एक नया प्लांट डेवलप होता है। प्लांट पे लगे ही लगे डेवलप नहीं होता। जब ये मैच्योर लीव परिपक्व हो जाती है, उसके बाद ये जब पेड़ से अलग हो जाती है, पौधे से अलग हो जाती है और ज़मीन पर गिरती है, मिट्टी के कांटेक्ट में आने पर इसके प्रत्येक इंसिशन से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। पत्ती से नए पौधे डेवलप हो रहे हैं तो कुछ अजूबा ही ऐसा लगता है, इसीलिए ब्रायोफिल्लम को अजूबा कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला मेथड है कटिंग। कटिंग में जो स्टेम्स होते हैं उनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए जाते हैं और इन पीसेस को ज़मीन में रोप दिया जाता है। रोपने से पहले जो सिरा ज़मीन में प्रवेश कराया जाएगा उसे हम ऑक्सिन से उपचारित कर लेते हैं। ऑक्सिन के लिए हम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड, इनका यूज़ करते हैं। जो ऑक्सिन्स होते हैं ये रूट की ओरिजिन को स्टिमुलेट करते हैं, तो जिससे रूट्स जल्दी डेवलप होंगी और प्लांट जल्दी विकसित हो जाएगा। दूसरा मेथड है यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग
दो क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज के प्लांट्स के बीच में की जाती है। खासकर ये मैंगोज में किया जाता है, आम में जैसे कोई प्लांट है, ये गमले में ही लगा हुआ कोई प्लांट है, ये गुठली बोई थी और उस गुठली से ये एक पौधा विकसित हुआ। ये पौधा कुछ मोटा हो पाए तो इसे चाकू से काट लिया जाता है और इसमें वी शेप की एक खांच बना दी जाती है। अब इतनी ही मोटी ब्रांच को हम किसी बड़े आम के पेड़, दशहरी है, मान लीजिए ये देसी आम का गुठली थी, अब दशहरी आम के पेड़ पे चढ़ जाएंगे और इतनी मोटी एक ब्रांच काट के लाएंगे, ओल्डर ब्रांच, और उस ब्रांच को इसी शेप में काट लेंगे और काटने के बाद इसमें फिट कर देंगे और इसे हम बांध देंगे एक ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से। कुछ समय पश्चात इन दोनों के वैस्कुलर टिश्यूज़, यानी जो हमने ग्राफ्टिंग के लिए बाहर से लाए थे ब्रांच, उसका और जो गमले में लगा प्लांट है इसका वैस्कुलर टिश्यू आपस में कनेक्शन बना लेंगे और ये ऊपर वाली ब्रांच एक नए प्लांट में डेवलप होने लगेगी। ग्राफ्टिंग में जिस प्लांट का हम रूट सिस्टम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्टॉक, और जिसका शूट सिस्टम यूज़ करते हैं वो कहलाता है सियोन। ध्यान रखिए कि ग्राफ्टिंग हमेशा डाइकॉट्स में ही होती है, मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग नहीं होती है, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग की फॉर्म में होते हैं, उनमें जो ओरिएंटेशन होता है, विन्यास, वो डेफिनिट होता है। लेकिन मोनोकॉट्स के स्टेम में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं तो कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, जिस कारण मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग नहीं होती। इस तरह की ग्राफ्टिंग हम रोज़ में भी कर सकते हैं। हमारे पास लाल रंग का गुलाब है तो उसी में ग्राफ्टिंग करके हम पिंक रोज़ को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, वाइट रोज़ को भी ऐड कर सकते हैं, येलो रोज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक ही प्लांट में अनेक प्रकार के रोजेस डेवलप होने लगेंगे। अगला जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है लेयरिंग। लेयरिंग एक स्पेशल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें स्टेम ब्रांच मदर प्लांट से लगी रहेगी और उसके लगे ही हम उस ब्रांच से एक नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। यह दो प्रकार की होती है, ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग हम उन प्लांट्स में करते हैं जिनमें जो स्टेम ब्रांच होती हैं वो ग्राउंड सरफेस के करीब होती हैं, जैसे जैस्मिन हो गया या स्ट्रॉबेरी। इसमें जो ब्रांच होती है उस पर एक इंजरी देते हैं। इंजरी तीन तरह से दी जा सकती है, या तो जो स्टेम ब्रांच होती है इस पर रिंगिंग करते हैं, रिंगिंग यानी शैलो रिंग बना देते हैं, तब रिंगिंग बोलेंगे। अगर नोड पर, उसी स्टेम ब्रांच में नोड पर एक ऑब्लिक कट देते हैं तब इसे बोलते हैं टॉन्गिंग। और अगर यहाँ पर उल्टा वी शेप का एक वुंड देते हैं, एक घाव देते हैं, तब इसे कहते हैं नॉचिंग। दरअसल ये इंजरी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी इंजर्ड पार्ट से नई रूट्स डेवलप होती हैं। स्टेम ब्रांच में इंजरी देने के बाद इसको ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं और इस डायग्राम के अनुसार इसको बेंड करके ज़मीन में दबा देते हैं और थोड़ा वहाँ पर पानी डाल देते हैं। कुछ समय पश्चात जो इंजर्ड पार्ट है वहाँ से रूट डेवलप होती है। रूट डेवलप होने के बाद इसे मदर प्लांट से अलग कर लिया जाता है। ये तो हो गया ग्राउंड लेयरिंग। दूसरा होता है एयर लेयरिंग, या उसे बोलते हैं गूटी लगाना। एयर लेयरिंग में जो प्लांट की ब्रांच होती हैं वो अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट बनाते हैं, ये एक प्लांट है, ये है इसकी कोई ब्रांच, ठीक, और हमें ये दूसरी ब्रांच इधर चली गई होगी, हमें यहाँ पर लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर हम यहाँ इंजरी देंगे, रिंगिंग करेंगे या नॉचिंग करेंगे, उसके पश्चात ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद यहाँ पर इस जो स्फेग्नम होता है, एक मॉस होता है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये स्फेग्नम को लपेट देंगे नम करके, और अगर नमी मेंटेन रखनी है तो इसमें जो आसपास की कोई ब्रांच हो उस पर हम एक पॉट लटका सकते हैं जिससे पानी लगातार इस पर बूंद बूंद करके टपकता रहे। कुछ समय पर, अच्छा हाँ, इस मॉस को लपेटने के बाद उसको बांधना भी है। कुछ समय पश्चात यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं और रूट डेवलप होने के बाद इसको हम मेन प्लांट से काट कर अलग कर लेते हैं और कहीं अलग स्थान पर इसे प्लांट कर देते हैं। एयर लेयरिंग
गुआवा, पोमग्रेनेट, लीची, लेमन आदि उन प्लांट्स में होती है जिनकी ब्रांच सॉइल सरफेस से काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं। तो ये तो हो गया लेयरिंग।